Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, let's continue our chapter Nationalism in India of History class 10th. In our previous video, if you had remembered, we had seen that how when Simon Commission came to India, it was boycotted at every place wherever it went by the Indians. और सबसे बड़ी जो इसमें एक इंसिडेंट हुआ था दैट वाज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय जी. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ऑर्डर टू डू द लाठी चार्ज एट द क्राउड. ठीक है, जहाँ पे वो लोग गए वहाँ पर क्या किया, लोगों की भीड़ के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया. और वही लाठी चार्ज जो है लाला लाजपत राय जी को इतनी बुरी तरह पिटा गया दैट फाइनली ही डाइड आफ्टर सम डेज. तो उस लाठी चार्ज के कारण उनकी डेथ हो गई थी, जिससे लोग और ज़्यादा भड़क चुके थे, क्राउड और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था. एंड देन फाइनली कैसे 1929 तक आते आते जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें व्हाट वाज हैपेंड इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, the demand of पूर्ण स्वराज, full independence was decided by the Congress leaders. और उसी को आगे ले जाते हुए क्या क्या 26 जनवरी, जिसको आज हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, उस समय उस 26 जनवरी को क्या डिक्लेयर किया था, इंडिपेंडेंस डे. याद रखेंगे बेटा, आज हम उसका एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं, बट अर्लियर इन द ईयर 1930 दैट वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, कि ये हमारी आज़ादी का दिन होगा. And that day the flag was hoisted, but because not much people gathered there, not so many people gathered there, so Gandhi ji thought ki how to join the people, how to attract the people towards this Swaraj movement. He thought that we had to plan something. So for that they did some planning, and finally they planned a civil disobedience movement which was started by salt march. और वही जो है हम लोग अपनी आज की वीडियो में करेंगे. So let's see and begin our today's class. तो what was salt march? नमक यात्रा. मार्च क्या होता है, मार्च महीने की बात नहीं हो रही, मार्च इज यात्रा, जर्नी. तो सॉल्ट मार्च क्या था बेटा, कि नमक, देखो हम सब जानते हैं दैट सॉल्ट इज अ थिंग दैट इज यूज्ड बाय एवरी पर्सन, है ना. हर कोई जो है नमक का यूज़ अपने घर में करता है. इधर द पर्सन इज पुअर, रिच, बिलोंग टू एनी सोशल ग्रुप, एनी रिलीजियस ग्रुप, wherever he lives in a city or a village, we all use salt at our home. We cannot think our food without it, है ना. तो that is why salt is a very important part of our day to day life. तो that's why अब हुआ क्या था कि गांधी जी wrote a letter to Viceroy लॉर्ड इरविन. ठीक है, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी थी. अब वो डिमांड्स क्या थी, ये आप लोगों का होमवर्क है. आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, यू विल रीड इट आउट. ठीक है, जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी डिमांड्स वर पुट फोर्थ बाय गांधी जी इन फ्रंट ऑफ इन दैट लेटर टू द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, दैट यू विल टेल मी. और कौन सी डेट को वो लेटर लिखा था वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. तो हुआ क्या, गांधी जी ने वो लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने कुछ डिमांड्स लॉर्ड इरविन के सामने रखी. एंड ही gave an ultimatum to the British government that if these demands will not be fulfilled, then he will start a civil disobedience movement against the British government. That he has said कि अगर ये डिमांड्स नहीं मानी गई तो मैं क्या करूँगा, हम सब मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. और उन्होंने जो अल्टीमेटम डेट दी थी, अल्टीमेटम डेट वाज 11 मार्च. लेकिन लेटर कौन से डेट को लिखा गया था वो आप लोग मुझे बुक में चेक करके बताएंगे. सो 11 मार्च वाज द अल्टीमेटम डेट. और जब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, दोज डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली ऑन 12 मार्च 1930 यू कैन सी हियर, दांडी मार्च या दांडी यात्रा, नमक यात्रा, सॉल्ट मार्च, जो भी आप लोग नाम ले, दैट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी. गांधी जी ने जो है ये यात्रा शुरू की. एंड दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई, ये मार्च कहाँ से शुरू किया, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम. साबरमती आश्रम से जो है ये यात्रा गांधी जी ने अपने कुछ डिसिपल्स जो उनके शिष्य थे उनके साथ जो है उन्होंने ये यात्रा शुरू की. अब दांडी मार्च क्यों बोलते हैं, दांडी क्या है बेटा, दांडी इज अ प्लेस और अ बीच यू कैन से इन गुजरात. इट इज़ अ कोस्टल एरिया इन गुजरात. यहीं पर ये यात्रा ख़त्म हुई थी और यहीं पर जो है
फाइनली नमक बनाया गया था। अभी इसका क्या लिंक है वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली ये नमक यात्रा शुरू क्यों की गई? अभी हमने देखा कि नमक या सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी कैन नॉट इमेजिन आवर फूड, आवर डे टू डे लाइफ विदाउट इट। खाना खा सकते हो बिना नमक का? एक दिन खाने में थोड़ा सॉल्ट कम भी होता है तो हमें वो खाना क्या लगता है, हमें वो खाना टेस्टी नहीं लगता। तो ये जो स्पाइसेस हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, अगर हम लोग इंडियंस की बात करते हैं तो। इसलिए गांधी, और उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा था कि नमक बनाने की परमिशन सिर्फ ब्रिटिश फैक्ट्रीज को थी, ओके, और ऊपर से बेचने की परमिशन भी सिर्फ उन्हीं को थी। तो लोगों को जो है नमक बहुत महंगा पड़ता था, लोगों को उस नमक फॉर्मेशन के ऊपर अब खरीदते थे तो वो तो अपना पूरा खर्चा निकालेंगे, तो पीपल हैड टू पे द टैक्स, ठीक है, लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि चलो बाकी चीज़ों को तो हम बेयर कर ही रहे हैं, एक नमक जो कि हम लोग खुद भी बना सकते हैं उसके ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं है, उसके ऊपर भी सिर्फ ब्रिटिशर्स जो फैक्ट्रीज थी वहीं पर जो है नमक बन सकता है, सिर्फ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अंडर काम कर रहे हैं वही जो है नमक बना सकते हैं, वही बेच सकते हैं। तो दैट वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, यही नमक कानून तोड़कर, देखो कानून था, कानून तोड़ा है उन्होंने एक, कि तुम कहते हो कि हम नमक नहीं बना सकते, तो उन्होंने नमक बनाकर अपने लोगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, और भी जिन लोगों ने उनको ज्वाइन किया था उनके साथ मिलकर गांधी जी ने क्या किया, साबरमती से यात्रा निकाली, दांडी तक गए और वहाँ जाकर उन्होंने समुद्री पानी से क्या किया, समुद्री पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है, तो उसको इवापोरेट करके जो भी प्रोसेस होता है, ही क्रिएटेड अ सॉल्ट देयर, और वहाँ पर जो है नमक कानून इस तरीके से नमक बना के तोड़ा गया। तो देखेंगे दांडी यात्रा, देखो बेटा मैंने आपको बताया कि दांडी यात्रा वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। सो दिस इज दिस प्लेस वेयर साबरमती आश्रम, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च। और इन सभी रूट से होते हुए, यू कैन सी दिस वे, दिस ग्रीन लाइन, तो इस सारे रूट से होते हुए फाइनली दे रीच्ड हेयर एट दांडी। दिस इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। कुछ बच्चे ना हंसते हैं, मतलब छोटे बच्चों के सामने कभी अगर उनके सामने टॉपिक आता है वो कहते हैं दांडी की, गांधी जी डंडी लेकर चलते थे ना, तो इसलिए दांडी यात्रा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि गांधी जी डंडी या लाठी लेकर चलते थे तो इसको दांडी यात्रा बोला है। दांडी इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस वेयर सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय द क्राउड अलॉन्ग विद गांधी जी। अभी इसकी बिगनिंग देखेंगे तो इसकी बिगनिंग क्या थी बेटा, इट वॉज स्टार्टेड बाय 78 पीपल। जब साबरमती आश्रम से निकले थे तो इट वॉज स्टार्टेड बाय 78 पीपल, और टोटल साबरमती से लेकर दांडी तक का जो डिस्टेंस था दैट वाज 240 माइल्स। और उन्होंने ये यात्रा जो है कब शुरू की थी, 12 मार्च को, एंड ही रीच्ड देयर ऑन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल को जो है वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और वो लोग अब कर क्या रहे थे, देखो बीच में बहुत सारी प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं। तो एवरी डे दे यूज टू ट्रेवल, नॉट एवरी डे, विद अ स्पैन ऑफ टाइम दे यूज टू ट्रेवल। तो देखो 240 माइल्स है, 24 डेज वो लोग चले, तो अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकालोगे तो कितना, वो लोग पर डे 10 माइल्स दे कवर्ड। पर डे वो लोग कितना माइल्स कवर कर रहे थे, 10 माइल्स। और वो जिस भी गांव में जाते थे वहाँ पे हर प्लेस पर उनके साथ लोग जुड़ते चले जाते थे, जिससे कि जो 78 पीपल थे दे टर्न्ड इनटू सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल व्हेन दे फाइनली रीच्ड दांडी। और दांडी पहुँचने के बाद क्या किया उन्होंने, जो है इस नमक कानून को तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को शाम को 6 बजे उन्होंने यहाँ पर खुद नमक बनाया समुद्री पानी से, एंड द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन। और इसका रिजल्ट आउट क्या रहा, इसका रिजल्ट आउट ये रहा कि बहुत सारी जगह पर लोगों ने अपने अपने तरीके से इस कानून को तोड़ा। जहाँ पर गांधी जी नहीं थे वहाँ पर भी लोगों ने इस कानून को तोड़ा था। तो अब बात ये आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुआ था, ठीक है, जो कि किसी कारण से गांधी जी को बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ वायलेंस गांधी जी को वापस लेना पड़ा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो जो मेन डिफरेंस थे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बेटा। हियर यू कैन सी कि
दिस इज द नॉन कोऑपरेशन, दिस इज द सिविल डिसोबीडियंस। तो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में जो मेन बातें थी, नॉन कोऑपरेशन में कोऑपरेट नहीं करना, सिर्फ सरकार अगर हमसे कुछ करवाती है तो हमने उसको कोऑपरेट नहीं करना, लोगों को ये बोला गया था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबे क्या होता है, बोलते हैं ना वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ओबे आवर एल्डर्स, तो यानी कि बात मानना। तो डिसोबे बात ना मानना, तो यानी कि जो सरकार कहती है कि ये करो, हमने उन कानूनों को तोड़ना है। हमारे लिए जो कानून बने हुए हैं, नॉन कोऑपरेशन में कानून नहीं तोड़े गए, सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प करने से मना किया गया, उनको कोऑपरेट नहीं किया किसी काम में। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेशन तो नहीं दी, उसके साथ साथ ब्रिटिश लॉज भी तोड़े गए। कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश सरकार के कानून थे, दे ऑल्सो ब्रोक द कॉलोनियल लॉज। सो दैट वाज द मेन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस आप देखेंगे, लिमिटेड सेल्फ रूल। इस समय तक डिमांड क्या थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कि सेंटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल लेवल पर इंडियंस विल रूल। तो दे वर सेटिस्फाइड ऑन दैट। कब? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। लेकिन हमने देखा कि 1930 में क्या था, 1930 में फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड आ गई थी। तो नाउ दिस मूवमेंट वाज फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट फॉर द डोमिनियन स्टेटस। तीसरी चीज़, लोगों की लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर जो है इस मूवमेंट में भाग लिया। लोग बहुत जो है खुलकर सामने आए एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस movement. So these were the main differences in the non cooperation and civil disobedience movement। और ये आपका एक important question है बेटा, 5 marks question आता है आपका इसमें से। ओके, तो अभी हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बाकी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हुआ क्या, जैसे गांधी जी ने डांडी में जाकर नमक कानून तोड़ा, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था लोगों ने जो है प्रदर्शन किए, नमक कानून तोड़ा। इवन खुद गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के सामने ही नमक बनाया गया। फिर जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनका बहिष्कार किया गया, दे बॉयकॉटेड द फॉरेन क्लोथ्स। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। क्या था कि हम अब उनके कानून भी नहीं मानेंगे। तो कानून क्या था, रेवेन्यू पे करना है, वो पे करने से मना कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने से देखो नॉन कोऑपरेशन वाला कंसेप्ट आ गया। ट्राइबल पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था, तो वहाँ पर ट्राइबल पीपल को उन फॉरेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी। ओके, बट हुआ क्या, जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने करना क्या था, कानून तोड़ने थे। तो उन्होंने उस कानून को भी तोड़ा और वो वहाँ पर जो है दे एंटर्ड दोज फॉरेस्ट वेयर दे वर अर्लियर नॉट अलाउड टू गो। सो इन दिस वे डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट इन देयर ओन वे। अभी इसी मूवमेंट के दौरान देयर वाज अ पर्सन नेम्ड गफ्फार खान। अब गफ्फार खान जी कौन थे? हियर यू कैन सी इन द पिक्चर द मैन विद गांधी जी इज गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पेशावर से, ही वॉज अ डिसिपल ऑफ गांधी जी, वो उनके एक शिष्य ही आप कह सकते हैं थे, जो पेशावर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और उनके खुद के पास देयर वर अबाउट 50,000 जो है उनके फॉलोवर्स थे, आप कह सकते हो, जो उनको फॉलो करते थे, जिनको वो लीड कर रहे थे, और जो कि नॉन वायलेंट को ही फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस को ही, वायलेंट वे में नहीं, क्योंकि वो किसके शिष्य थे? गांधी जी के शिष्य थे। तो गांधी जी तो नॉन वायलेंस को जो है मानते थे, तो उनके फॉलोवर्स भी किसके, गफ्फार खान के फॉलोवर्स भी किसको मानते थे? नॉन वायलेंस को। तो वो पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है बेटा, देयर ही वाज लीडिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उस समय तो वो भारत ही था। लेकिन हुआ क्या, इन अप्रैल ही वाज अरेस्टेड। मार्च में देखो, मार्च में दांडी यात्रा शुरू हुई, नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल को, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या इतनी आसानी से सब कुछ करने देगी? नहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी उन्होंने उस मूवमेंट को दबाने की बहुत सारी कोशिश की। वही चीज़ अब भी थी, ठीक है, वही काम अब भी किया जा रहा था। तो उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए क्या करना शुरू किया? दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द पीपल। तो जब गफ्फार खान, ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड इन अप्रैल, तो जो लोगों की भीड़ थी, यानी जो उनके फॉलोवर्स थे इन पेशावर, दे बिकम वेरी अग्रेसिव एंड नाउ दे हैड क्लैशेस विद ब्रिटिशर्स।
ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे, और क्लैशेस किसके, वो क्लैशेस नॉन वायलेंस तरीके से ही थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके ऊपर फायरिंग करवाई, तो जिसमें मैनी वर किल्ड, बहुत सारे जो उनके फॉलोवर्स थे या भीड़ में से बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। अभी इसी के साथ साथ कुछ महीने, 1 महीने बाद ही जो है, कुछ दिनों बाद ही जो है, महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अब लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। नाउ व्हाट द पीपल स्टार्टेड, दे बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल। सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, कोर्ट्स थे, रेलवे स्टेशन, मतलब जो भी पब्लिक प्लेसेस थी, पब्लिक प्लेसेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वहाँ पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात थी, देखो कि अब अटैक करेंगे तो ऑफकोर्स जो पुलिस फोर्स थी दे विल ऑल्सो अटैक बैक। तो इन सभी जो रॉयट्स हुए, जो दंगे हुए, इन सब में इवन विमेन एंड चिल्ड्रन वर बिटन अप, उनको उन तक को नहीं छोड़ा, बच्चों और औरतों तक को मार कर जो है उनके ऊपर अत्याचार किया गया। और इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, देखो बेटा, अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। इस आंदोलन को दबाने के लिए, लोगों को डराने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लगभग 1 लाख लोगों को क्या कर लिया था, उस समय अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और तभी हुआ क्या अचानक से कि जब गांधी जी ने देखा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इट इज़ बिकमिंग वेरी ब्रूटल, वेरी क्रूअल, इतने सारे मतलब औरतें और बच्चे भी मर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था बेटा, दिस वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट आई कैन से, जिसमें विमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड, ओके, जिसमें कि औरतों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कारण क्या था, इस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी। और नमक, इसका यूज़ कौन करता है, लेडीज़ करती हैं, विमेन करती है, इन देयर किचन, एट देयर हाउसेस, है ना। तो इस आंदोलन में महिलाएं भी अपने घरों से निकली। पहली बार महिलाओं ने भी क्या किया, बढ़ चढ़कर किसी स्वतंत्रता आंदोलन में, किसी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड दे ऑल्सो केम फॉरवर्ड, दे ऑल्सो गेव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, विमेन को मारा गया, तो इसका मतलब जो अभी तक नॉन वायलेंट मूवमेंट चल रहा था लोगों की तरफ से, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको वायलेंट बना दिया। तो ऑफ कोर्स गांधी जी दोबारा ये सब चीज़ें नहीं देख पाए। तो हुआ क्या, ऑन 5 मार्च 1931, 1 साल तक जो है ये चला पूरा हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने एक समझौता, एक संधि जो है की, किसके साथ, लॉर्ड इरविन के साथ, ओके। और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है ये, गांधी इरविन पैक्ट इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट क्या था, दैट वाज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट साइंड ऑन March 5, 1931 बिटवीन गांधी जी एंड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। अभी इसमें मेन चीज़ें क्या थी, इसमें मेन चीज़ें थी कि एक तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको वापस ले लिया जाएगा, तो गांधी जी ने वो वापस ले लिया था। और दूसरा, ब्रिटिशर्स जो है ना वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसमें कि इंडियंस आल्सो यूज टू पार्टिसिपेट। तो जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना बेटा, उसमें गांधी जी ने या कांग्रेस लीडर्स ने, आप कह सकते हो, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। दे डिनाइड, दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अब होने वाली थी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें जाने के लिए गांधी जी ने क्या कर दिया, यस कर दिया। तो गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 5 मार्च को ये साइन किया गया, इसके मेन जो 2 कंडीशंस थी वो क्या थी, द फर्स्ट वाज कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी कॉल्ड ऑफ, एंड सेकेंड दैट कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट वाज टू बी हेल्ड इन द अपकमिंग मंथ्स। तो इसलिए अब ये जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था। तो हुआ क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चली। these are the dates of सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें अब गांधी जी की जो मेन डिमांड्स थी वो क्या थी, गांधी जी के मेन डिमांड्स आप देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंटर एंड प्रोविंस,
Congress alone represent India, and Muslim and depressed classes not to be given separate electorate. एक बेटा ये जो थर्ड जो डिमांड है दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो वो चाहते थे कि अपने तरीके से ही हम लोग रूल करें, इंडिया को रिप्रेजेंट सिर्फ इंडियंस ही करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी. ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जो सबसे मेन थी दैट वाज, ये कंसेप्ट हमारा आगे आएगा डिटेल में, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, आप 9th क्लास में उनके बारे में पढ़ चुके हैं. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने डिमांड की थी किस चीज़ की, फॉर द रिजर्वेशन और द स्पेशल स्टेटस टू द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, जिसमें कि सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की आप कह लो या डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेटस की उन्होंने बात की थी. और तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उनके लिए जो इलेक्शन जो लड़े जाते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व्ड एरिया होना चाहिए जहाँ से कि सिर्फ वही बैकवर्ड क्लासेस के लोग ही इलेक्शन लड़ सकें. उन्हीं लोगों को आज जो है हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस के नाम से हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशंस आर गिवन टू देम. तो ये उस समय की जो ये बात थी, तो गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस. वो कहते थे कि इस बेसिस पर सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट जो है उनको एरिया नहीं देना चाहिए. इट विल क्रिएट द डिस्टेंस बिटवीन द पीपल. ठीक है, इससे जो है लोगों के अंदर जो वो यूनिटी लाना चाहते थे, वो यूनिटी कहीं ना कहीं अगर माइनॉरिटी बेसिस पर उनको मिलती है तो वो ख़त्म हो जाएगी. लेकिन आगे जो भी हुआ वो चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जो है ये पूरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. यू कैन सी हियर गांधी जी इज सिटिंग हियर. ऑल दीज आर द मेंबर हु वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन लंदन इन 1931. और दोबारा आप लोग ध्यान रखेंगे शुरू कब हुई थी. इट वाज स्टार्टेड इन September 1931 एंड इट एंडेड इन दिसंबर 1931. तो हुआ क्या अब इस कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की जो डिमांड्स थे दोज वर नॉट फुलफिल्ड. उन्होंने कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था. तो ही सेड कि उन सभी को छोड़ दो. बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड. उनकी कोई भी बात वहाँ पर नहीं मानी गई और उनको जो है वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा. इवन आप बुक में पढ़ेंगे इसको ध्यान से, व्हेन ही रिटर्न्ड बैक, जब वो वापस आए तो कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब थी. जवाहरलाल नेहरू जी, गफ्फार खान जी, वो सब अभी भी कहाँ थे वो बेटा, वो सब अभी भी जेल में थे, उनको छोड़ा नहीं गया था. कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. तो क्या किया गांधी जी ने, डिसाइड किया टू रीलॉन्च या रीस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1934. तो उन्होंने जब कंडीशंस नहीं सुधरी, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ें नहीं हुई, तो फाइनली इन 1934 ही अगेन थॉट टू रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड अगेन. बट इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम. मोमेंटम मतलब लोगों के अंदर जो एंथुजियाज्म था, जो क्रेज़ था, उनके अंदर जो जोश था, वो उस समय तक क्या हो चुका था, बहुत कम हो चुका था. उसका कारण क्या होगा वो हम लोग आगे करेंगे. तो यहाँ हमने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस एक तरीके से देखा जाए तो इट वाज समवेयर, बहुत जगह अगर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे बेटा, तो दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट जिसको कि नॉन वायलेंट मूवमेंट भी बहुत बार बोला जाता है. द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट. सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंट रहा, क्योंकि जो फॉलोवर्स थे, जो क्राउड था, उनकी तरफ से कोई वायलेंस नहीं हुई. वायलेंस कब हुई? जब ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अटैक किया. उस कारण से गांधी जी ने क्या कर लिया था, हाँ कुछ जगह पर घटनाएं हुई, जैसे आफ्टर द व्हेन द गफ्फार खान वाज अरेस्टेड, व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुई थी. तो इसलिए कुछ जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इस मूवमेंट को एक तरीके से फर्स्ट सक्सेसफुल दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट भी कहते हैं. अभी जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, साइमन कमीशन के बाद ये एक नॉन वायलेंट वे में काम हो रहा था, वहीं पर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, कुछ और लोग भी थे जो कि आज़ादी के लिए काम कर रहे थे. अब वो लोग कौन थे? आप सब जानते हैं भगत सिंह जी के बारे में,
है ना। तो हुआ क्या, व्हेन लाला लाजपत राय जी वाज किल्ड आफ्टर द लाठी चार्ज, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा उसका बदला लेने के बारे में, और उन्होंने बदला लिया भी। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ का बदला भी लिया, एक ब्रिटिश ऑफिशियल को, नो डाउट जिसको मारना था, जिस ब्रिटिश ऑफिशियल को मारना था उसको ना मारकर गलती से एक दूसरे ब्रिटिश पर्सन को मार दिया गया। यू कैन सी हियर देयर ओरिजिनल टारगेट वाज नॉट सॉन्डर्स, सॉन्डर्स वाज किल्ड बाय मिस्टेक बट जेम्स स्कॉट। उन्होंने मारना किसको था, जेम्स स्कॉट, बट मारा कौन गया, सॉन्डर्स। लेकिन इस तरीके से व्हाट भगत सिंह हैड सेड, दे सेड कि वी हैड टेकन द रिवेंज ऑफ लाला लाजपत राय's डेथ। तो वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे। वहीं पे इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, दैट वाज HSRA। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट एसोसिएशन HSRA। अब आपके लिए काम क्या है, आपकी बुक में इसके बारे में मेंशन है, जो आपका सोर्स बॉक्स होता है ना बेटा बुक में, आप वहाँ चेक करेंगे तो आप मेरे को इसका फुल फॉर्म बताएंगे, दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HSRA। तो ये जो एसोसिएशन थी, ये बिस्मिल जी ने, भगत सिंह जी ने और इनके साथ जो इनके बाकी कंपेनियंस थे, दे स्टार्टेड दिस एसोसिएशन विच वाज वर्किंग फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस इन इट्स ओन वे। जहाँ गांधी जी एक अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी की बातें करते थे, वहीं पे इनका एक अपना तरीका था आज़ादी पाने का। तो वहाँ पर शांति प्रिय ढंग से कर रहे थे ये लोग, अपने तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार के साथ दे वर टेकिंग देयर ओन एक्शन। दूसरा इन्होंने क्या किया, देखो 8 अप्रैल 1929 बॉम्ब एक्सप्लोजन इन दिल्ली असेंबली हॉल। और आप सबको पता होगा बेटा दैट दिस वाज द इंसिडेंट जिसमें भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी, इन दोनों ने ही, जो दिल्ली में ब्रिटिश असेंबली चल रही थी, लेजिस्लेटिव असेंबली वाज गोइंग ऑन देयर, दे एंटर्ड देयर, और उन्होंने वहाँ पे लेजिस्लेटिव हॉल में ही, असेंबली हॉल में ही उन्होंने क्या किया था, खुद बॉम्ब इन्होंने बनाया था, लेकर गए थे अपने साथ, और वहाँ उन्होंने असेंबली हॉल में ही बॉम्ब ब्लास्ट किया था। नो डाउट हम सब जानते हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट इतना जो है पावरफुल नहीं था कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। और ये बात खुद जब केस हुआ, सुनवाई चली, तो भगत सिंह जी ने भी कहा कि दिस वाज नॉट टू हर्ट एनीवन, दिस वाज जस्ट टू ओपन दी डम्ब ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो कहते थे कि ये बहरे कानों को खोलने के लिए हमने धमाका किया था, ताकि उनके कानों तक आवाज़ पहुंचे हमारी। ठीक है, तो सबका जो है अपना अपना तरीका था आज़ादी पाने का, हर कोई अपने रेवोल्यूशनरीज, इनको जो है क्रांतिकारी बोलते थे। तो रेवोल्यूशनरीज अपने तरीके से काम कर रहे थे, और जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपने तरीके से काम कर रही थी। और दिस वाज द इंसिडेंट, कौन सा, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अटैक किया गया, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, इसके बाद जो भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी थे वो वहाँ से भागे नहीं। दे ऑफ कोर्स व्हाट दे डिड, उन्होंने जो है खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, दे वर अरेस्टेड आफ्टर दैट। और उसके बाद वो लोग जेल में रहे, एंड हम सब जानते हैं ऑन 23 मार्च उनको क्या हो गई थी, फांसी दे दी गई थी। इन सब के बारे में बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं बेटा, आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से एवरीवन वाज फाइटिंग इन देयर ओन वे टू अटेन द इंडिपेंडेंस। वहीं पे एक और इंसिडेंट इसी एसोसिएशन ने, जो मैंने आपको बताया HSRA की, वो क्या थी, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन किसी ट्रेन में व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, तो दे ट्राइड टू अटैक इट। ठीक है, उन्होंने जो है उनके ऊपर, उसी ट्रेन के ऊपर क्या करने की, अटैक करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से दे वर ऑल्सो डूइंग देयर ओन प्लानिंग इन देयर ओन वे। सो हियर आवर टुडेज टॉपिक इज फिनिश। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू ऑल। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, जैसे बिगनिंग में गांधी जी ने कितनी डिमांड रखी, लेटर कौन सी डेट को लिखा गया, HSRA के बारे में, और बीच में जो भी छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं, यू हैव टू रीड इट आउट, यू हैव टू फ्रेम योर ओन शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा। सो हियर आवर टुडेज टॉपिक इज फिनिश। We'll continue the chapter in our next video. Till then, all of you take care and keep learning with Sandeep Bihan. Have a good day.